जय हिंद मित्रों, मैं आशीष गोपाल शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। सीरीज प्रारंभ करने से पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं और वो जानकारी है कि यदि आप हमारे पेड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि सभी राज्य सेवा परीक्षाओं के लिए चलाए जाते हैं, तो आप नीचे दिए इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है वो ये है कि यदि आपने अभी तक हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको अवश्य ज्वाइन करें। उसके लिए आपको सबसे पहले टेलीग्राम अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना होगा और इंस्टॉल करने के बाद आप उसमें सर्च कीजिएगा @study for civil services। उसको सर्च करने के बाद वहां पर ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, आप उस चैनल को ज्वाइन करें, क्योंकि जितने भी फ्री वीडियो हैं और जितना भी फ्री PDF मटेरियल ठीक है इस सीरीज से संबंधित है वो आपको उस टेलीग्राम चैनल में एकदम फ्री प्राप्त होगा। तो प्लीज इस टेलीग्राम चैनल को आप जल्द से जल्द ज्वाइन करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारी इस सीरीज की हो। दोस्तों, हमारी जो सीरीज है ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा के जो पूर्व वर्ष के प्रश्न पत्र हैं उन पर आधारित है। इसी क्रम में हम लोगों ने आज मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा 2018 की मुख्य परीक्षा का प्रथम प्रश्न पत्र जो है वो लिया है। इसमें आज हम 3 नंबर के और 6 नंबर के जो प्रश्न हैं, जिनमें कि 1 से 2 पंक्ति में आपको लिखना होता है 3 नंबर वाले प्रश्नों में, और 6 नंबर वाले प्रश्नों में 100 शब्दों में आपको प्रश्नों का उत्तर देना होता है, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। आज हम पार्ट ए करने वाले हैं जिसमें इतिहास के बारे में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, इसमें जो प्रश्न आता है उसमें ये लिखा हुआ रहता है कि इस प्रश्न में आपको ए से लेकर ओ तक कुल 15 अति लघु उत्तर ये प्रश्न रहेंगे, जिनके उत्तर आपको 1 या 2 पंक्तियों में देना आवश्यक होगा। इनमें कोई आंतरिक विकल्प नहीं दिया जाता है, अर्थात इसमें कुल 15 प्रश्न दिए जाते हैं 3-3 नंबर के, जो कि आपको पूरे हल करने होते हैं। इसमें कोई ऑप्शन आपको नहीं होता है। प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होता है। इस प्रकार ये वाला जो सेक्शन होता है खंड आ में, ये 45 नंबर का होता है। चलिए हम हमारे प्रश्नों की ओर चलते हैं कि प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं। सबसे पहले इसमें जो पूछा गया प्रश्न है वो है कण्व वंश के बारे में पूछा गया है। 3 नंबर में आपको कण्व वंश के ऊपर टिप्पणी करनी है कि कण्व वंश के संबंध में आपको जानकारी देनी है। अब कण्व वंश के बारे में हम सब जानते हैं कि इसका जो स्थापना की गई थी वो शुंग वंश के पश्चात हुई थी। शुंग वंश के जो अंतिम शासक थे देवभूति, उनकी हत्या करने के पश्चात उनके सचिव वसुदेव ने मगध में क्या किया था, कण्व वंश की स्थापना की थी। इसकी स्थापना लगभग 75 ईसा पूर्व के समय वसुदेव के द्वारा की गई थी, ठीक है, जो कि एक ब्राह्मण वंश था। इनका शासनकाल 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। अर्थात ये कब माने जाते हैं, BC बिफोर क्राइस्ट वाला जो समय है, उस समय इन्होंने क्या किया था, अपना जो साम्राज्य मगध पर स्थापित किया था। देखिए, ये ब्राह्मण वंश था, कण्व वंश, इसीलिए ये किस पर आधारित था, वैदिक धर्म एवं संस्कृति पर आधारित ये क्या था, वंश था। इसके अलावा इसके जो प्रमुख शासक थे, तो इसमें कुल 4 जो है वो शासक हुए, क्योंकि इसका जो शासन काल है वो काफी अल्प समय का था। 75 ईसा पूर्व से लेकर 30 ईसा पूर्व लगभग जो है वो 45 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। तो कुल 4 शासक इनके शासनकाल में हुए। सबसे वसुदेव के बाद जो हुए वो भूमिपुत्र हुए, उसके बाद नारायण, और जो अंतिम शासक थे वो थे सुशर्मन। तो आपको इस प्रकार सटीक जो टू द पॉइंट आंसर आपको 3 नंबर के प्रश्नों में देना है, ठीक है। जो महत्वपूर्ण तथ्य किसी भी, ठीक है, जैसे कण्व वंश उन्होंने पूछा हुआ है, तो कण्व वंश के संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो 3 नंबर में आपको वहां पर प्रस्तुत करना है। उसके अलावा आपको कुछ भी इधर उधर का कोई भी जो है वो सेंटेंस फ्रेमिंग नहीं करनी है, ना ही कोई भी चीज ऐसी बतानी है आपको जो कण्व वंश से रिलेट नहीं कर रही है, ठीक है। 3 नंबर में यदि आपको अंक अर्जित करना है पूरे, ये ऐसा सेक्शन है जो 3 नंबर वाले सेक्शन है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में, इसमें आपको पूरे अंक मिलते हैं यदि आप कम से कम 3 महत्वपूर्ण तथ्य जो है या 3 महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, बिंदु है, वो आप किसी भी टॉपिक पर जो भी पूछा गया उसके संदर्भ में लिख करके आते हैं, तो आपको 3 में से 3 नंबर जो है वो इसमें प्राप्त होते हैं। तो इसीलिए इसको टू द पॉइंट लिखना है। 3 नंबर वाले प्रश्नों को आपको टू द पॉइंट उत्तर देकर खत्म करना है, क्योंकि देखिए MPPSC की जो मुख्य परीक्षा होती है वो काफी लेंथी है, काफी बड़ा और विस्तृत जो है वो पेपर वहां पर पूछा जाता है। शब्द सीमा की यदि हम बात करें ओवरऑल एक पेपर की, तो वो लगभग 4000 से लेकर के 4200 के लगभग शब्द आपको लिखने होते हैं 3 घंटे में। और आप ये मान के चलिए कि 1.5 घंटे में आपको क्या करना होता है, 2 पेपर करने होते हैं। उसमें पार्ट ए जो होता है और पार्ट बी जो होता है, दोनों 150 नंबर के होते हैं। ए और बी जो है, जो दोनों के दोनों कैसे हैं, 150 नंबर के होते हैं। और प्रत्येक जो आपको पार्ट है वो आपको कम से कम कितने, 1.5 घंटे में अर्थात 90 मिनट में संपन्न करना है। दोनों पार्ट में समान रूप से 3-3 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाते हैं जिनकी संख्या 15 होती है। फिर 6-6 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाते हैं जिनकी संख्या होती है 10, और 3-3 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 15-15 नंबर में होते हैं, ठीक है, जिनके शब्द सीमा होती है 300 शब्द। तो आप मान के चलिए कि 1.5 घंटे में आपको एक प्रश्न पत्र हल करना है, फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न पत्र अगले 1.5 घंटे में हल करना है। दोनों के लिए अलग अलग जो है वो आपको जो है बुक जो है वो दी जाती है, अर्थात जो बुकलेट होती है वो
प्रदान की जाती है जिस पे आपको आंसर राइटिंग करनी होती है। तो आप मान के चलिए आपको क्या करना है, वहाँ पर कम शब्दों में अपनी बात को कहना है जिससे कि आप सभी प्रश्न हल कर सकें। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है गौतमी पुत्र सातकर्णी। देखिए गौतमी पुत्र सातकर्णी आप लोगों को पता है जब आंध्र सातवाहन वंश के ठीक है वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने शकों, यवनों, पहलवों तथा छैरातों को क्या किया, पराजित किया। देखिए ये जो प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे हैं मॉडल उत्तर हैं। आपको यदि लगता है इसमें आप कुछ और ऐड ऑन कर सकते हैं, आपको कुछ तथ्य याद आता है तो आप उसको भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, छैरात शासक नहपान को पराजित कर उसके सिक्कों पर अपना नाम अंकित कराया था। इसके अलावा इन्होंने नासिक प्रशस्ति की जब हम बात करते हैं तो इसकी उपलब्धियों का अर्थात जो गौतमीपुत्र सातकर्णी थे उनकी उपलब्धियों का वर्णन हमको नासिक प्रशस्ति से अर्थात नासिक अभिलेख से प्राप्त होता है। नासिक अभिलेख में ही क्या है, एक उक्ति लिखी हुई है जिसमें लिखा हुआ 30 समुद्र तो पीत वाहन, अर्थात कि गौतमीपुत्र सातकर्णी के रथ के जो घोड़े हैं वो 3 समुद्रों का पानी पीते हैं, अर्थात इनका जो साम्राज्य था वो काफी विस्तृत था दक्षिण भारत में। इसके बाद हम बात करते हैं अगला जो प्रश्न है वो आता है आपका मौखरी राजवंश। देखिए मौखरी राजवंश कहां पर था, ये कन्नौज में था। ठीक है, इसके जानकारी का स्रोत क्या है, हरहा अभिलेख जो कि बाराबंकी यूपी में स्थित है। इसके संस्थापक थे मौखरी राजवंश के हरिवर्मा और इनकी राजधानी थी कन्नौज। देखिए आप जब कन्नौज की बात करते हैं तो हर्षवर्धन के समय में कन्नौज जो वो काफी प्रसिद्धि इसने प्राप्त की थी। ठीक है, तो क्यों प्राप्त की थी, कन्नौज जो है हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी भी बनाया था कन्नौज को। क्यों बनाया था, क्योंकि जो कन्नौज के जो राजा थे ग्रहवर्मा वो हर्षवर्धन के कौन थे, जीजाजी लगते थे। हर्षवर्धन की जो बहन थी राज्यश्री, उनका विवाह जो है वो मौखरी जो कन्नौज के मौखरी थे उनके नरेश जो थे ग्रहवर्मा उनके साथ हुआ था। और उनकी हत्या, जो ग्रहवर्मा की हत्या किसके द्वारा कर दी जाती है, जो बंगाल के शासक होते हैं ठीक है शशांक, उनके द्वारा क्या किया जाता है, ग्रहवर्मा की हत्या षड्यंत्र पूर्वक करा दी जाती है। इनकी बहन जंगलों में भाग जाती हैं ठीक है और अपने आप को आत्मदाह करने वाली होती हैं। इनके बड़े भाई की हत्या भी शशांक के द्वारा करा दी जाती है धोखे से। तो ये उस समय इसीलिए जो इतनी कठिन परिस्थितियों में जो होते हैं हर्षवर्धन और फिर वो राज सिंहासन ग्रहण करते हैं, पूरा साम्राज्य चलाते हैं, इसलिए उनको शिलादित्य भी कहा जाता है। तो ये क्या थे, हर्षवर्धन के जीजाजी थे। इसके बाद जब हम बात करते हैं मौखरी राजवंश के अंतिम शासक की, तो इनका अंतिम शासक कौन था, सुचिंद्र वर्मा इस वंश का अंतिम शासक था। इस प्रकार जो महत्वपूर्ण जो प्रमुख तथ्य थे मौखरी राजवंश के बारे में वो हम लोगों ने 3 नंबर में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, रहला। देखिए रहला तो आपको पता होगा, रहला किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, इब्न बतूता। इब्न बतूता तुगलक जो काल था, तुगलक वंश का काल था दिल्ली सल्तनत के समय में, उसमें मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये क्या हुए थे, भारत में इन्होंने क्या किया था, अपनी यात्रा की थी। तो रहला की जब हम बात करते हैं तो इसे किताब उल रहला कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, किताब उल रहला कहा जाता है। ठीक है, ये किसके द्वारा, इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई किताब है। ये इब्न बतूता का क्या है, एक यात्रा वृत्तांत है। तो यह मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत है। इस पुस्तक में 1333 से 1342 ईस्वी के समय की भारत की राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों का वर्णन किया गया है। देखिए जो रहला में जो इब्न बतूता ने लिखा है वो उस समय जो वो उन्होंने भारत की यात्रा की रही होगी, जितना उन्होंने भारत में भ्रमण किया होगा, तो उन्होंने भारत की जो सामाजिक और कैसी राजनीतिक परिस्थिति जो उस समय देखी होंगी उनका वर्णन उन्होंने इस पुस्तक में किया है। इसके बाद हम बात करते हैं राजकुमार शुक्ल। ये चिर परिचित नाम है जो चंपारण सत्याग्रह से जुड़ा हुआ है। देखिए ये चंपारण के एक नील किसान थे, इसके अलावा ये मनी लैंडर भी थे चंपारण में। ठीक, इन्होंने ही क्या किया था, लखनऊ में जाकर के महात्मा गांधी को जो चंपारण में नील किसानों के साथ अत्याचार या शोषण हो रहा था तो उनकी समस्याओं से अवगत कराया था। कब कराया था, 1916 ईस्वी में। परिणाम क्या हुआ, गांधी जी के द्वारा चंपारण में जाकर के क्या किया गया, नील किसानों की समस्याओं को सुना गया और वहां पर क्या किया गया, उनके द्वारा चंपारण सत्याग्रह किया गया, जिसके कारण सरकार को झुकना पड़ा था। और ये गांधी जी की जब हम बात करते हैं जो प्रथम उनका सफल सत्याग्रह माना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं अगला जो प्रश्न है वो है आपका खिज्र खां। देखिए खिज्र खां की जब हम बात करते हैं तो ये तुगलक वंश के बाद दिल्ली सल्तनत की जो गद्दी पर बैठने वाले सुल्तान थे वो खिज्र वंश थे। ठीक है, और तुगलक वंश के पश्चात राज करने वाले अर्थात दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाले सुल्तान थे। ठीक है, खिज्र खां इन्हें कौन से वंश से संबंधित थे, ये सैयद वंश के संस्थापक थे। इन्होंने दिल्ली सल्तनत पर सैयद वंश की क्या की थी, स्थापना की थी, जो कि शिया समुदाय से क्या करते थे, बिलोंग करते थे। शिया और सुन्नी जो मुस्लिम समुदाय में होते हैं उनमें शिया जो समुदाय है उससे बिलोंग करते हैं। इन्होंने उपाधि धारण की थी रैयत आला। देखिए खिज्र खां ने क्या किया था, उस समय तिमूर तुगलक वंश के अंतिम काल में तिमूर का आक्रमण होता है भारत पर, तो उस तिमूर के डर से खिज्र खां क्या करते हैं, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करते हैं, ये रैयत आला की उपाधि धारण करते हैं। और ये इन्होंने कोई नई मुद्रा ना चलाते हुए क्या किया, तुगलक काल में जो सिक्के चलते थे, जो मुद्रा चलती थी, उनका ही प्रचलन अपने जो है शासन काल में जारी रखा। तो ये थे कौन, खिज्र खां। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं तुलुभ वंश।
तुलुभ वंश। देखिए तुलुभ वंश की जब हम बात करते हैं तो तुलुभ वंश किस काल में आता है? संगम जो वंश जिसकी हम बात करते हैं, जो विजयनगर साम्राज्य की जब हम बात करते हैं तो उसके अंतर्गत जो वंश थे, ठीक है, सालुभ, सुलुभ, तुलुभ और अराबिडु, ये 4 प्रकार के जो वंश स्थापित किए गए थे, जिसकी स्थापना विजयनगर साम्राज्य की हरिहर एवं बुक्का के द्वारा की गई थी। तो ये विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला तीसरा वंश था तुलुभ वंश, ठीक है। इसी वंश के जो संस्थापक थे वो थे वीर सिंह नरसी। वीर सिंह नरसी ने क्या किया था? इस वंश की स्थापना की थी। इस वंश का शासन काल माना जाता है 1505 से 1570 ईस्वी के बीच में। और जो महानतम शासक माने जाते हैं अभी तक विजयनगर साम्राज्य के, जिनके बारे में बाबर ने भी कहा था, ठीक है, काफिर जो काफिर नृप थे, राजा थे, उनमें सबसे महान जिसको माना था, उन्होंने शक्तिशाली माना था कृष्णदेव राय को, ठीक है, बाबर ने। तो वो महानतम शासक थे कृष्णदेव राय, जो कि तुलुभ वंश से ही संबंधित थे। इसके अलावा इसके जो अन्य शासक थे वो थे अच्युत देव राय, सदाशिव, जो अंतिम शासक हुए थे सदाशिव राय, जो कि तालीकोटा एवं बन्नीहट्टी के युद्ध में क्या हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं। तो ये तुलुभ वंश के संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य थे, ठीक है, 3 नंबर में समेटने का प्रयास हम लोगों ने किया है। देखिए हम लोगों ने क्या किया इसमें, तुलुभ वंश किससे संबंधित था? तो विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत एक वंश था, ठीक है। कौन सा वंश था? क्रम के हिसाब से तो तीसरा वंश था। संस्थापक का नाम हमने दिया है यहाँ पर, शासनकाल उनका बताया है कि शासनकाल कब से कब तक था, ठीक है। महानतम शासक कौन था इस वंश का, वो हमने बताया, ये एक महत्वपूर्ण तथ्य था। इसके अलावा इसका अंतिम शासक कौन था वो भी हमने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। इसके बाद हम बात करेंगे, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है शहाबुद्दीन उमर। देखिए शहाबुद्दीन उमर, ये एक नाम जब आता है तो हमारे जहन में अलाउद्दीन खिलजी का नाम भी आता है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी मृत्यु से पहले शहाबुद्दीन उमर को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। काफ़ी अल्पायु में शहाबुद्दीन उमर जो है उन्हें दिल्ली सल्तनत का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और इनकी उम्र उस वर्ष थी कितनी? 6 वर्ष। ये केवल 6 वर्ष के थे। 6 वर्ष की आयु में इन्हें दिल्ली की सल्तनत पर क्या कर दिया गया था? आसीन करा दिया गया था। इनका उत्तराधिकारी जो है वो किसको नियुक्त किया गया था? मलिक काफूर। मलिक काफूर जो कि एक हिजड़े थे और उनको 1000 दीनारी भी कहा जाता था, जिनको दक्षिण भारत से, ठीक है, अभियान के दौरान किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, प्राप्त किया था। तो मलिक काफूर उनके सेनापति थे। उनको क्या बनाया गया? इनका संरक्षक जो है नियुक्त किया गया शहाबुद्दीन उमर का। अब अलाउद्दीन के तीसरे पुत्र थे जिनको मुबारक खां जिनका नाम था, ठीक है, उन्होंने मलिक काफूर एवं शहाबुद्दीन उमर की हत्या करवा कर क्या करते हैं? दिल्ली के सुल्तान की पदवी जो है वो धारण कर लेते हैं। देखिए क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी क्या करते हैं? आपके जो शहाबुद्दीन उमर होते हैं उनको उत्तराधिकारी नियुक्त करके मलिक काफूर को संरक्षक बना देते हैं। लेकिन क्या होता है, इनका जो पुत्र होता है मुबारक खां, वो षड्यंत्र पूर्वक क्या करता है? जो मलिक काफूर एवं शहाबुद्दीन उमर की हत्या करवा देता है, ठीक है, और क्या करता है? दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं रजिया बेगम की। रजिया बेगम जो है आपको और हमको सबको पता है कि ये गुलाम वंश से संबंधित थी, इल्तुतमिश की ये पुत्री थी, ठीक है। इसके अलावा दिल्ली की गद्दी पर या दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठने वाली प्रथम महिला सुल्ताना थी। इसके बाद काफ़ी लंबे समय तक, इवन कहें तो भारत जब आज़ाद हो गया उसके बाद, सुषमा स्वराज जो है वो दूसरी महिला थी जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी मुख्यमंत्री के रूप में, ठीक है। तब भारत एक लोकतांत्रिक देश हो चुका था। लेकिन तब जब रजिया बेगम की बात की जाती है, उस समय की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां कैसी थी और उस समय महिलाओं को जो है शासक बनाया जाना संभव नहीं था। फिर भी रजिया बेगम अपने आप में एक महत्वपूर्ण तथ्य हो जाता है, एक महत्वपूर्ण नाम हो जाता है, ठीक है, सल्तनत काल का। तो प्रथम महिला सुल्तान बनी है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने रणथंबोर एवं ग्वालियर के राजपूतों पर विजय प्राप्त की थी। इसके अलावा इनका विरोध क्यों हुआ? इनका विरोध इसलिए हुआ था क्योंकि इन्होंने राजकीय जो पद थे उन पर गैर तुर्कों की नियुक्ति का क्या किया? प्रावधान किया। अर्थात इन्होंने जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जितने भी राजकीय पद थे उन पर गैर तुर्क जो है अधिकारी थे उनकी नियुक्ति जो है वो प्रारंभ कर दी थी। इसलिए जो तुर्क जो सरदार थे उन्होंने इनका विरोध प्रारंभ कर दिया और षड्यंत्र पूर्वक इनको क्या किया? दिल्ली के सिंहासन से हटा दिया। इनका शासनकाल जो था वो 1236 से 1240 ईस्वी, मतलब अत्यंत ही अल्प काल के लिए इन्होंने क्या किया? दिल्ली की सल्तनत पर शासन किया था, केवल 4 वर्षों के लिए। इनकी मृत्यु जो है वो डाकुओं के द्वारा कैथल के निकट जो है वो कर दी जाती है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं जो कि प्रश्न नंबर 2 आ जाता है। देखिए अभी हम बात जो कर रहे हैं 3 नंबर के प्रश्नों की, तो ये वाली जो सीरीज चलाई जा रही है ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो नया पाठ्यक्रम जारी किया गया है 2020 का, उसको ध्यान में रख करके चलाई जा रही है। तो इसीलिए जो 2019 में जो टॉपिक जो है वो हटा दिए गए हैं नए पाठ्यक्रम के अंतर्गत, उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है, जैसे कि विश्व इतिहास। तो वर्ल्ड हिस्ट्री वाले जो क्वेश्चन है वो इसमें से हम लोगों ने क्या किए हैं? वो हटा दिए हैं, उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो आने वाली परीक्षा है 2020 की मुख्य परीक्षा की हम क्या कर रहे हैं? इसके माध्यम से तैयारी करना चाह रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2
देखिए प्रश्न नंबर 2 में क्या क्या पूछा जाता है, तो इसमें निम्नलिखित में से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर लिखिए और प्रत्येक लगभग कितने शब्दों में उत्तर देना है, आपको 100 शब्दों में उत्तर देना है। इसमें प्रत्येक जो प्रश्न होता है, ठीक है, वो कितने नंबर का होता है, 6 नंबर का होता है और कुल 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार ये जो भाग होता है ये 60 नंबर का हो जाता है। तो इसमें आपको जो उत्तर लिखना है वो भी आपको टू द पॉइंट लिखना है। 100 वर्ड में आपको वो सारे महत्वपूर्ण तथ्य जो प्रश्न में पूछे गए हैं उससे संबंधित सारे महत्वपूर्ण तथ्य आपको क्या करने हैं, समेटने होते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो पार्ट वो होता है वो प्ले करता है आपका लिखने का तरीका, कि आप किस प्रकार लिख रहे हैं। तो देखिए जब आप प्रश्न पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में जो महत्वपूर्ण तथ्य, जब महत्वपूर्ण जानकारी आती है उसको आप एक क्रमबद्ध रूप से इसमें प्रस्तुत कर दें और आपका जो उत्तर है वो सटीक हो जाता है। इसमें आपको ना ही भूमिका देने की आवश्यकता है और ना ही निष्कर्ष देने की। हाँ, 100 शब्दों में जो भी पूछा गया उसको आप टू द पॉइंट जो है वहां पर क्या करें, प्रस्तुत कर दें। तो इस चलते हम देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न है इसका, भारत में बौद्ध धर्म के उदय की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। देखिए इसमें जो पूछा गया है ये 2 प्रश्न बनते हैं, ठीक है। एक प्रश्न इसमें यह पूछा जाता है कि भारत में बौद्ध धर्म के उदय के कारणों पर प्रकाश डालिए, कि बौद्ध धर्म का जो उदय हुआ, ठीक है, वो लोगों ने उतना इसको स्वीकार किया, प्रेम दिया, तो उसके कारण क्या थे, वो एक प्रश्न होता है। और एक प्रश्न जो पूछा गया है, भारत में बौद्ध धर्म के उदय की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि की बात कर रहे हैं, ये बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं कि जब बौद्ध धर्म भारत में उदित हो रहा था, उसका उदय हो रहा था, तो उस समय भारत में सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां कैसी थीं। तो उसी के ऊपर हम इसका उत्तर देंगे। देखिए 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर वैदिक काल के समय, अर्थात जो लेटर वैदिक पीरियड जिसको हम लोग बोलते हैं, उस समय बौद्ध धर्म की उत्पत्ति जो है वो होती है, जिसके उदय की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि इस प्रकार है। आप चाहें तो बिल्कुल छोटा सा इंट्रोडक्शन इसमें दे सकते हैं और फिर सीधा हम क्या आ जाएंगे, क्वेश्चन में जो पूछा गया उस पर आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सामाजिक पृष्ठभूमि किस प्रकार की थी उस समय भारत में। तो देखते हैं भारत में क्या था। भारत में उस समय कठोर जाति व्यवस्था, हम लोगों को पता है कि उत्तर वैदिक काल में जब हम आते हैं तो जो जाति व्यवस्था जो होती है वो कैसी कठोर होती चली जाती है। जो जन्म कर्म आधारित जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म आधारित हो जाती है और जाति व्यवस्था में क्या आती है, कठोरता आने लगती है। एवं क्या होता है, सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, असमानता पर आधारित, अर्थात भारत में असमानता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था एवं कठोर जाति व्यवस्था विद्यमान थी सामाजिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत। इसके अलावा समाज में पुरोहित वर्ग का विरोध क्षत्रियों के द्वारा हो रहा था। देखिए उस समय क्या था, हम लोग देखते हैं जब वैदिक और उत्तर वैदिक जो काल होता है उसमें जो यज्ञ एवं कर्मकांड वाला जो पार्ट था, जो पुरोहित वर्गों के द्वारा किया जाता था, जो लंबे सालों तक चलने वाले यज्ञ होते थे, ठीक है, उनसे लोग क्या हो गए थे, उकता गए थे, ठीक है, ऊब गए थे। और उसके कारण क्या होता था, अनावश्यक खर्च भी होता था और पशुओं की बलियां भी उसमें जो है वो अनावश्यक रूप से दी जाती थी। तो पुरोहित वर्ग से लोग कैसे थे, वो खिन्न होने लगे थे और क्षत्रिय वर्ग क्या हो रहा था, इनसे काफी ज्यादा जो है विरोध में इनके आ गया था, जिसके कारण ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष प्रारंभ हुआ। और इसी ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष का परिणाम क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय होता है, क्योंकि इन दोनों धर्मों के जो संस्थापक थे, ठीक है, वो कौन थे, क्षत्रिय थे। भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय माने जाते हैं और भगवान महावीर भी क्षत्रिय माने जाते हैं। तो आगे चलते हैं, अगला पॉइंट क्या होना चाहिए इसमें इंपॉर्टेंट, वो है लोग निरंतर चलने वाले वैदिक कर्मकांडों व यज्ञों से क्या हो गए थे, विरक्त हो गए थे। अर्थात जो लंबे लंबे यज्ञ हवन होते थे उस समय, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में, तो ये काफी ज्यादा बढ़ गए थे, तो लोग उनसे बोर होने लगे थे, विरक्त होने लगे थे। इसीलिए ये क्या करने लगे, फिर लोग ये एक नए धर्म की ओर आकृष्ट हुए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की तरफ। इसके बाद हम देखते हैं आर्थिक पृष्ठभूमि। देखिए आपको 100 वर्ड में देना है तो आप ज्यादा पॉइंट अगर आपके पास हैं भी तो आपको अपनी जो है वो मन पर काबू रखना होगा, ठीक है। आपको ज्ञान ज्यादा है लेकिन आपको वहां उतना ही देना है जो आपको 6 में से 4.5 या 5 नंबर दिला सके, ठीक है। ज्यादा देने के चक्कर में क्या हो जाएगा आपका, कि आपके जो बाकी के प्रश्न है वो छूट जाएंगे। यदि आप शब्द सीमा का ध्यान नहीं रखेंगे और भावनाओं बह करके और अपने ज्ञान का प्रदर्शन वहां करने का प्रयास करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, तो मान के चलिए आपका प्रश्न जो है वो आप क्या कर रहे हैं, आने वाले प्रश्न को आप जो है वो छूटना उसकी संभावना बना रहे हैं। अब हम देखते हैं आर्थिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं। आर्थिक पृष्ठभूमि की जब हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि व्यापार वाणिज्य में क्या हो रहा था, उस समय विकास जो है वो होने लगा था और जिसके कारण जो वैश्य जो वर्ण था, जो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत वैश्य जो वर्ण था उसकी आर्थिक स्थिति कैसी होने लगी थी, मजबूत होने लगी थी। लेकिन दिक्कत वही थी कि आर्थिक स्थिति तो मजबूत हो रही थी लेकिन समाज में जो स्तर प्राप्त था ब्राह्मण और क्षत्रियों को, वो स्तर इनको प्राप्त नहीं था। इसीलिए जो वैश्य वर्ण था वो क्या चाहता था, वो समाज में वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत अपना स्थान उच्च करना चाहता था, अर्थात वो भी ब्राह्मण और क्षत्रियों के समकक्ष जो है वो क्या आना चाहता था समाज में। इसके बाद हम बात करते हैं
वेदों में ब्याज पर ऋण देना प्रतिबंधित था। और आप जानते हैं कि जो व्यापारी जो वर्ग होते हैं, जो व्यापार करते हैं, वो क्या करते हैं, ब्याज पर ऋण देते ही देते हैं। तो इसके कारण वो क्या हो रहा था, धार्मिक जो कारण था उनके ब्याज में या उनके जो लाभ में जो प्राप्त होता था उनको ब्याज पर, वो उसमें एक बाधा बन रहा था। क्योंकि वेदों में क्या किया गया है, ब्याज पर ऋण देना प्रतिबंधित किया गया है, जिसके कारण वे बौद्ध धर्म के प्रति आकृष्ट हुए, क्योंकि बौद्ध धर्म में ऐसी कोई बाध्यता नहीं थी। इसके अलावा कृषि में विकास ने इसमें पशुओं की मांग को बढ़ाया। देखिए क्या हुआ, जैसे जैसे कृषि का विकास हुआ, ठीक है, तो कृषि के विकास के कारण क्या हुआ, यहाँ पर पशुओं की जो है डिमांड बढ़ने लगी। लेकिन उस समय हम लोग देखते हैं लेटर वैदिक जो पीरियड होता है, उत्तर वैदिक जो काल है, वहाँ पर जो पशु बलि जो है वो काफ़ी व्यापक रूप से दी जाती थी। और उन पशुओं की आवश्यकता कहाँ पर थी, खेती में थी। तो इसीलिए भी क्या हुआ कि जो कृषक समुदाय था वो क्या हुआ, नए धर्म की तरफ आकृष्ट हुआ। तो ये कुछ कारण थे, ये कुछ पृष्ठभूमि थी, जो सामाजिक आर्थिक बैकग्राउंड था किसके, बुद्धिज्म, बुद्ध के जो बौद्ध धर्म था उसके उदय के पीछे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में उत्तर भारत की राजनीतिक दशा पर प्रकाश डालिए। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो पॉलिटिकल कंडीशन थी, ठीक है, कब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत की जो राजनीतिक दशा थी, उत्तर भारत की बात की गई है, इसमें दक्षिण भारत की नहीं, केवल उत्तर भारत के संदर्भ में हम लोगों को उस पर क्या करना है, एक प्रकाश डालना है, थोड़ा उसके बारे में हमको बताना है। तो देखिए जब हम बात करते हैं उत्तर भारत में राजनीतिक दशा की 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की, तो आपको याद होगा उस समय क्या होता था, उस समय जो राजनीतिक दशा थी उसमें काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि लोहे के जो खदानें हैं वो प्राप्त हो गई थी, ठीक है, जो जनपद थे उनमें, और लोहे के जो औजार थे, हथियार बनाए जाने लगे थे। लोहे का व्यापक प्रयोग जो है वो एग्रीकल्चर, कृषि में भी होने लगा था। इसके अलावा उद्योग, व्यापार, वाणिज्य में क्या होने लगा था, विकास ने क्या किया था, जो प्राचीन जनजातीय जो व्यवस्था थी उसको क्या किया, खोखला कर दिया था, उसको क्या कर दिया था, कम कर दिया था। एवं उनके जनजातीय जो व्यवस्था थी उसके स्थान पर छोटे छोटे जो जन थे वो उत्पन्न हुए। और जनों का परिवर्तन किस में हुआ, जनपदों में हुआ। और जनपद किस में परिवर्तित होने लगे थे, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते बड़े बड़े महाजनपदों में, ठीक है। तो इस प्रकार ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में उत्तर भारत में दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाएं हमको देखने को मिलती हैं। एक तो वे जो कैसी जन से जनपद बनी और जनपद से महाजनपद, अर्थात बड़े बड़े जो विशाल साम्राज्य जिनको हम कहते हैं महाजनपदों के रूप में स्थापित होने लगी, जो कि कैसी थी, राजतंत्रीय शासन व्यवस्था पर आधारित थे महाजनपद। इसके अलावा जो जनजातीय कबीले थे जिनको कि स्वतंत्र गणराज्य कहा जाता है, जिनको हम कहते हैं कि बुद्धकालीन 10 गणराज्य के रूप में जिनको हम मानते हैं, तो वो स्वतंत्र कबीले थे जहां पर गणतांत्रिक शासन प्रणाली प्रचलित थी। तो देखते हैं हम महाजनपद में, सबसे पहले देखते हैं क्या होता है महाजनपद क्या थे। महाजनपद, इसका स्रोत हमको कहां से मिलता है, महाजनपदों के बारे में जानकारी कहां से मिलती है, तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, ये आप सभी को पता होगा, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में जो है वो महाजनपदों की एक विस्तृत सूची दी गई है, जिसमें उनकी संख्या कितनी बताई गई है, 16। तो इसका स्रोत जो है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय है। कुल 16 महाजनपदों का वर्णन इसमें किया गया है, जिसमें 4 शक्तिशाली राजतंत्र जो है वो उपस्थित थे, जो थे मगध, अवंती, वत्स एवं कौशल। मगध, अवंती, वत्स एवं कौशल जो थे वो 4 शक्तिशाली राजतंत्र थे। देखिए क्या होता है, महाजनपद के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं क्या था। ये जो सबसे पहले जन थे, जन से बने जनपद, और जनपदों से बड़े महाजनपद बनते चले गए। उसके बाद बड़े जो महाजनपद थे वो आपस में क्या हो गए थे, मत्स्य न्याय वाली स्थिति थी, अर्थात जो बड़ी मछली थी वो छोटी मछली को खा जाती थी, ठीक है। तो जन से जनपद बने, जो बड़े बड़े जनपद थे उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे जनपदों को निगल लिया और बड़े बड़े महाजनपदों के रूप में स्थापित हो गए। और जो 16 महाजनपद बने उनमें भी जो शक्तिशाली जनपद थे उन्होंने बाकी सभी महाजनपदों को क्या कर लिया, अपने में शामिल कर लिया, ठीक है। और 4 शक्तिशाली जो राजतंत्र थे, मगध, अवंती, वत्स एवं कौशल, ठीक है, ये बचे रह जाते हैं। इनमें भी आपसी प्रतिद्वंदिता बनी रहती है और अंत में मगध जो है वो क्या करता है, अवंती, वत्स एवं कौशल को क्या करता है, अपने अंदर शामिल कर लेता है और एक अखिल भारतीय मगध साम्राज्य की स्थापना करता है, ठीक है। तो वही मत्स्य न्याय की स्थिति थी, जो सबसे शक्तिशाली था, जो सबसे बड़ा था, वो छोटे छोटे जो है जनपद या महाजनपदों को अपने में शामिल करता चला जा रहा था। तो इस प्रकार अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है, जिसके अंतर्गत उस समय 4 शक्तिशाली राजतंत्र थे, जिनमें मगध, अवंती, वत्स एवं कौशल विद्यमान थे। इसके अलावा अन्य जो हमारे महाजनपद थे उनमें अंग था, काशी था, बज्जी था, चेदी था, मल्ल, कुरु, पांचाल, गांधार, कंबोज, मत्स्य एवं शूरसेन। अब देखिए इसमें उत्तर भारत की राजनीतिक दशा के बारे में पूछा है, तो हम लोगों ने दक्षिण भारत का एक जो महाजनपद था, जो एकमात्र महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर स्थित था, जिसको अश्मक हम लोग बोलते हैं, तो उसका वर्णन यहाँ पर नहीं किया गया है, ठीक है। इन महाजनपदों में कैसी जो शासन प्रणाली थी, तो इनमें राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली जो है विद्यमान थी। इसके बाद हम बात करते हैं गणराज्य की। जब हम गणराज्य की बात करते हैं तो ये गंगा घाटी या नेपाल की जो हिमालय की तराई वाले जो क्षेत्र थे वहाँ पर ये क्या थे, इनका जो बसेरा पाया जाता था, ठीक है। तो भौगोलिक रूप से जो गणराज्य स्थित थे, या जनजातीय कबीले इनको कहते हैं, वो गंगा घाटी में स्थित थे। इनकी जो संख्या थी वो कितनी थी, 10 थी, जो इस प्रकार है। जैसे कि कपिलवस्तु के शाक्य, देखिए कपिलवस्तु के शाक्य
शाक्य यहीं से क्या थे, शाक्य मुनि जो हमारे हैं वो, ठीक है, वो रिलेट करते थे भगवान बुद्ध। फिर सुमसुमार पर्वत के भग्ग हो गए आपके, अलकप के बुली हो गए, केशपुत्र के कलाम हो गए। केशपुत्र के कलाम यहाँ से आलार कलाम, ठीक है, वो यहाँ से बिलोंग करते थे। रामग्राम के कोलिये, ठीक है, ये रामग्राम के कोलिये हो गए। इसके अलावा कुशीनारा के मल्ल, जिन्होंने क्या किया था, भगवान बुद्ध को, ठीक है, जो उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। इसके अलावा पावा के मल्ल, पिपलीवन के मौर्य। ये कहा जाता है कि मौर्य जो साम्राज्य था, चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ से संबंधित था, पिपलीवन से संबंधित था। इसके अलावा वैशाली के लिच्छवी, जो वैशाली के लिच्छवी थे, ये सबसे बड़ा गणराज्य था, ठीक है, सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली गणराज्य था, जिसका अंत किसके द्वारा किया जाता है, समुद्रगुप्त के द्वारा अंत इसका किया जाता है। इसके अलावा मिथिला के विदेह, ठीक है। तो इन गणराज्यों में गणतांत्रिक शासन व्यवस्था जो थी वो विद्यमान थी। तो मुझे लगता है 100 शब्द हमारे संपूर्ण हो गए हैं इसमें, और ये प्रश्न जो है वो हमारा बहुत अच्छे से लिख लिया गया है इसका उत्तर। इसके बाद हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक के जन कल्याणकारी कार्यों का वर्णन कीजिए। अब सीधा प्रश्न आपसे पूछा गया है, भाई जन कल्याणकारी जो कार्य हैं फिरोज शाह तुगलक के, वो बताइए। तो हम देखते हैं एक एक करके सीधे उनके जन कल्याणकारी कार्यों पर आते हैं। फिरोज शाह तुगलक का मुख्य व्यसन कहा है, किसने, फरिश्ता ने इसको फिरोज शाह तुगलक का मुख्य व्यसन कहा है। देखिए, लोगों को अलग अलग तरीके के व्यसन होते हैं, किसी को नशे का व्यसन होता है, ठीक है, किसी को खेल का, हर एक चीज का, किसी को काम का नशा होता है। इनको क्या था, जन कल्याण का नशा था, ठीक है। तो इसी कारण उन्होंने क्या किया, विभिन्न लोक कल्याण के कार्य करवाए, जो इस प्रकार है। देखिए, फरिश्ता के अनुसार यदि देखा जाए तो इन्होंने, फिरोज शाह तुगलक ने 4 मस्जिदें बनवाई, ठीक है, 30 महल बनवाए, 4 मस्जिदें बनवाई, 30 महल बनवाए, 200 सराय, 5 जलाशय, 5 अस्पताल, 100 पुल आदि का निर्माण करवाया। देखिए, ये प्रश्नों के उत्तर जो दिए जा रहे हैं, इनका फॉर्मेट आप देखिए, टू द पॉइंट उत्तर देने का प्रयास किया जा रहा है। इसी प्रकार आपको आगे 2020 का मेंस लिखना है, या जिनको 2019 का जो मेंस लिख रहे हैं वो भी यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी इसको फॉलो करें, तो उनको भी ऐसे ही टू द पॉइंट उत्तर लिखना है, ठीक है। पुराने भवनों व इमारतों का जीर्णोद्धार भी करवाया फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। इसके अलावा शिक्षा की यदि हम बात करें तो 13 मदरसे इन्होंने बनवाए, जिनमें मदरसा फिरोज शाही सबसे प्रमुख था, ठीक है। इसके अलावा स्वास्थ्य के लिए इन्होंने क्या किया था, काफी सारे काम किए। इसके अलावा गरीब मुस्लिम लड़कियों के विवाह हेतु दीवान खैरात नामक विभाग की स्थापना की, ठीक है। इस दीवान खैरात नामक विभाग से क्या होता था, गरीब मुस्लिम लड़कियों को क्या किया जाता था, उनकी शादी में मदद की जाती थी। इसके अलावा जो है वो गरीब लोगों को दान भी दिया जाता था दीवान खैरात से। इसके बाद हम बात करते हैं, खैराती अस्पताल इन्होंने स्थापित किया था, जिसका नाम था दार उल शफा। इन्होंने दार उल शफा के नाम से खैराती अस्पताल की स्थापना की। इसके अलावा दासों के लिए दीवान बंदगान नामक विभाग की स्थापना भी की थी। इनके शासनकाल में हम लोग देखते हैं कि जो दास थे उनकी संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई थी, लगभग 1,80,000 जो है वो दास इनके शासनकाल में थे। इसके अलावा इन्होंने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया था। यह प्रश्न आपसे प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है कि किस तुगलक, मतलब दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने नहरों का निर्माण कराया था, या नहर निर्माता उसको कहा जाता है, तो वो थे फिरोज शाह तुगलक। जो इसमें से प्रमुख जो नहरें थी वो पहली थी उलुग नहर, जो कि यमुना से लेकर के कहां से, हिसार तक निकाली गई थी, और दूसरी थी रजवाहा नहर, जो सतलज से घग्गर तक जो है कनेक्टेड थी। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, 24 जो कष्टप्रद कर थे, जो टैक्स थे, ठीक है, जिससे जनता को कई प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते थे, उनको हटा करके केवल 4 प्रकार के नए कर लगाए, जिसमें हम लोग जानते हैं जजिया भी इन्होंने लगाया था ब्राह्मण पर। इसके बाद हम आगे देखते हैं, हौज इलाही और हौज शमशी नामक जो तालाब थे उनका जीर्णोद्धार करवाया। तो इस प्रकार हम लोग जब देखते हैं तो इनके जो प्रमुख जन कल्याणकारी कार्य हैं वो 100 शब्दों में हम लोगों ने समेटने का प्रयास इस उत्तर में किया है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं कि दीन इलाही के स्वरूप एवं इसके महत्व का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो हम लोग सबको पता है कि दीन इलाही धर्म जो है उसके संस्थापक कौन है, जो हमारे महान सम्राट हैं अकबर, ठीक है। तो महान सम्राट अकबर जो है वो दीन इलाही धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। और जब हम इसके स्वरूप की बात करते हैं, देखिए 2 चीजें इसमें पूछी गई हैं, पहली पूछी गई है स्वरूप और दूसरा पूछा गया है इसका महत्व। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इसके स्वरूप के बारे में जानकारी दे देते हैं, ठीक है। तो इसके स्वरूप का निर्माण कैसे हुआ है, इसके स्वरूप का निर्माण सभी धर्मों यथा हिंदू, पारसी, ईसाई आदि के मिश्रण से निर्मित था, ठीक है। अर्थात सभी धर्मों के उच्च एवं स्वीकार्य विचारों को इसमें सम्मिलित किया गया था। अर्थात ये क्या था, सभी धर्मों की साझा जो थी विरासत माना जा सकता है दीन इलाही धर्म को। आप लोगों को पता भी होगा, अकबर ने एक इबादत खाना बनवाया था, ठीक है, फतेहपुर सीकरी में, जहां पर सभी धर्म के जो अनुयायी थे और उनके जो गुरु थे उनको बुलाया जाता था और उनके बीच में विचार विमर्श होता था, और सभी धर्मों की जो अच्छी अच्छी बातें थी, उच्च विचार थे या स्वीकार्य विचार थे, उनको क्या किया था, शामिल किया जाता था। तो उन्हीं से प्रेरित होकर कालांतर में अकबर क्या करता है, दीन इलाही धर्म की स्थापना करता है, और उसमें सभी धर्मों के जो अच्छे और उच्च विचार होते हैं, स्वीकार्य विचार होते हैं, उनको सम्मिलित करता है और दीन इलाही धर्म की स्थापना करता है। अब इसके महत्व की बात करते हैं, तो महत्व क्या था, देखिए महत्व के बारे में मोहसिन फानी एक जो है रचयिता हुए, ये शाहजहां के काल में थे। मोहसिन फानी शाहजहां के काल में एक
उनके दरबारी कवि थे। तो उन्होंने अपनी कृति दबिस्तान मज़ाहिब में इसकी विशेषताओं एवं महत्व पर प्रकाश डाला है कि दीन इलाही धर्म की विशेषता या इसका महत्व क्या था। तो इसकी कुछ विशेषताएं हम लोग देखते हैं। सबसे पहला दानशीलता एवं परोपकार। ठीक है, क्या था ये? दानशीलता एवं परोपकार की बात इसमें की गई है। दूसरा है बुराई से बचाने में इसका महत्व, अर्थात जो नागरिक थे, प्रजा थी, उसको किससे? बुरे जो काम होते हैं, ठीक है, उनमें जाने से बचे, वो धर्म और ईमान की बात करें। इसके अलावा सांसारिक वासनाओं पर विजय प्राप्त करने में, अर्थात जो सांसारिक मोह माया में लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो मतलब लगे रहते हैं और अपने जो मूल जो लक्ष्य होता है उनके जीवन का, ठीक है, उसको भूल जाते हैं। तो सांसारिक वासनाओं पर क्या कर सके? व्यक्ति विजय प्राप्त कर सके। इसके अलावा ईश्वर के ध्यान में रत रहकर आत्मा की शुद्धि एवं ज्ञान की प्राप्ति में, ठीक है, इसका महत्व था। और इसके अलावा प्रजा को जीवन की सच्ची राह बताना, अर्थात जो नागरिक थे उनको जीवन का जो असली लक्ष्य है, जो उसका गोल है, वो उसको प्रजा को बताना। तो निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि अकबर ने दीन इलाही के माध्यम से सभी धर्मों की साझी संस्कृति स्थापित की थी, अर्थात वही बात की गई, साझी विरासत थी ये सभी धर्मों की। अब हम देखते हैं हमारा अगला जो प्रश्न है वो है आर्थिक दोहन की व्याख्या कीजिए तथा इसके कारणों की समीक्षा कीजिए। ठीक है, जो ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत जो दादा भाई नौरोजी ने दिया था, धन निष्कासन के सिद्धांत जिसको कहा जाता है, उसकी व्याख्या की बात की गई है और उसके कारण क्या थे उनकी बात की गई है। तो इसको हमको 6 नंबर में 100 शब्दों में बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में आर्थिक दोहन या धन निष्कासन का सिद्धांत जो प्रतिपादित किया था। अब ये होता क्या है? तो आर्थिक दोहन देखिए किस प्रकार था, देखिए इसको पहले समझा देता हूं। आर्थिक दोहन क्या था? आर्थिक दोहन इस प्रकार से था कि भारत में जब हम बात करते हैं, ठीक है, भारत में अंग्रेजों से पहले जितने भी लोग आए वो भारत में ही बस गए, ठीक है, और भारत में उन्होंने क्या किया? धन का निवेश भी किया और धन निवेश करने के बाद उससे लाभ भी लिया, ठीक है, और उस धन का प्रयोग वो भारत में ही करते थे, अर्थात भारत में इसको क्या करते थे? वो निवेश करते थे और विभिन्न तरीकों के माध्यम से उसको भारत में ही खर्च करते थे। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया? जब अंग्रेज भारत आए तो ये लोग केवल भारत को लूटने के और इसको क्या करने के लिए, एकदम निचोड़ने के, ठीक है, किससे पर्पज से आए थे? उद्देश्य से आए थे। तो इन्होंने क्या किया? ये भारत आते थे, इन्होंने ये भारत आए, भारत आ करके इन्होंने क्या किया कि भारत से जितना भी धन या जितनी भी आय या जितने भी, ठीक है, संपत्ति इनको प्राप्त होती, धन एवं संपत्ति, ठीक है, इसका उपयोग किसी भी प्रकार से भारत में नहीं करते थे, इसको खर्च ये भारत में नहीं करते थे, इसको सीधा ये कहां ले जाते थे? भारत के बाहर ब्रिटेन में ले जा करके ब्रिटेन का क्या करते थे? उत्थान करते थे, उसके विकास में खर्च करते थे। तो इसी को आर्थिक दोहन का सिद्धांत कहा गया है। इसीलिए कहा जाता है कि जो जितने भी अंग्रेजों से पहले जितने भी, ठीक है, लोग भारत में आए और उन्होंने भारत पर राज किया, वो भारत की संस्कृति में घुल मिल गए, ठीक है, और भारत के ही होकर के रह गए। लेकिन अंग्रेज भारत में आए तो, लेकिन ये सिर्फ शासन करने आए थे, ये कभी भी भारत के साथ मिले नहीं, ना ही कभी भारतीय हो पाए, ये हमेशा अंग्रेज या ब्रिटेन के ही निवासी बने रहे। तो इसके अंतर्गत अंग्रेजों के द्वारा भारत की संपत्ति और संसाधनों का एक बड़ा भाग, ठीक है, कहां भेजा जा रहा था? ब्रिटेन भेजा जा रहा था। इसके बदले भारत को पर्याप्त आर्थिक या भौतिक लाभ प्राप्त नहीं हो रहे थे, अर्थात जो भारत से भेजा जा रहा था धन, उसके बदले में भारत को कोई लाभ नहीं मिल रहा था, सारा लाभ किसको मिल रहा था? ब्रिटेन को प्राप्त हो रहा था। इसके प्रमुख आधार जो है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा बताए गए हैं अपनी पुस्तक में। तो वो थे अंग्रेज प्रशासनिक व सैन्य अधिकारियों के वेतन भत्ते, अर्थात जो कुछ भी धन और संपत्ति यहां से प्राप्त की जाती थी, ठीक है, वो कहाँ दे दी जाती थी? अंग्रेज प्रशासनिक व सैन्य अधिकारी थे उनके वेतन भत्तों में दे दी जाती थी, ठीक है। इसके अलावा भारत द्वारा विदेशों से जो ऋण पर ब्याज जो चुकाया जाता था वो भी इससे चुकाया जाता था, ठीक है। नागरिक व सैन्य विभागों के लिए ब्रिटेन के भंडारों से जो वस्तुएं खरीदी जाती थी, अर्थात जब हम बात करें भारत में जो नागरिक विभाग थे, ठीक है, जनता के लिए जो कार्य करते थे, इसके अलावा जो सैन्य विभाग थे, तो उसके लिए जितनी भी वस्तुएं खरीदी जाती थी उन सब का जो है वो क्रय कहाँ से किया जाता था? ब्रिटेन के भंडारों से, अर्थात ये ब्रिटेन से खरीदे जाते थे। तो इस प्रकार जो पूरा पैसा था वो एक एक पाई कहाँ जा रही थी? ब्रिटेन पहुंच रही थी, ठीक है। तो इसलिए वहां के नागरिक जो है वो कैसे हो रहे थे? अमीर हो रहे थे, ठीक है, रिच लोग वहां पर होते चले जा रहे थे, वहां की सोसाइटी जो है वो उच्च होती चली जा रही थी, उसकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती चली जा रही थी। लेकिन भारत की जो स्थिति है आर्थिक रूप से, भारत कैसा होता चला जा रहा था? पंगु एकदम, इसको खोखला करते चले जा रहे थे अंग्रेज। इसके बाद हम बात करते हैं कारण क्या क्या थे। 2 चीजें पूछी थी इसमें, ठीक है, एक तो व्याख्या करनी थी हमको आर्थिक दोहन के सिद्धांत की और दूसरा कारण। तो कारण में देखते हैं, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक में 6 कारण इसके बताए हैं। तो सबसे पहला कारण बताया भारत में विदेशी नियम और प्रशासन। तो जाहिर सी बात है उस समय भारत में, ठीक है, किसका आधिपत्य था? ब्रिटेन का आधिपत्य था, हम लोग गुलाम थे, ठीक है, ब्रिटेन के। तो जाहिर सी बात है जो नियम भी बनते और जो प्रशासन था वो सब किसके द्वारा तय होता था?
औपनिवेशिक जो मतलब शासक थे हमारे ब्रिटेन, उसके द्वारा। इसके बाद हम बात करते हैं आर्थिक विकास के लिए आवश्यक धन और श्रम। ठीक है, तो आर्थिक विकास के लिए जितना भी आवश्यक धन और श्रम वो किसके द्वारा लाया जा रहा था? विदेशियों के द्वारा लाया गया था प्रारंभ में। ठीक है, लेकिन तब हम लोगों ने इन पर विश्वास नहीं किया, हम लोगों ने मतलब ये ध्यान नहीं दिया कि ये इतना इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, ठीक है, और इतना लेबर लेकर के इंडिया में क्यों आ रहे हैं। उस समय हमारे यहाँ पर जो मतलब राजे रजवाड़े थे उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया और ये धीरे धीरे अपना विस्तार करते चले गए। इसके बाद भारत द्वारा ब्रिटेन के सभी नागरिकों के प्रशासन और सैन्य खर्च का भुगतान। देखिए, हम लोग जब पढ़ते हैं इतिहास में तो हम लोगों को पता है कि कई ऐसे, ठीक है, राजे रजवाड़े हुए थे जिन्होंने ब्रिटेन के जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उनकी जो सैनिक जो कंपनी होती थी, ठीक है, तो उनको क्या करते थे, अपने यहाँ पर रखते थे। उनका पूरा खर्च जो है वो भारत के राजे रजवाड़ों के द्वारा उठाया जाता था। ठीक है, तो भारत द्वारा ब्रिटेन के सभी नागरिकों के प्रशासन और सैन्य खर्च का भुगतान जो भारत के जो है वो उनके लोगों के द्वारा किया जा रहा था। इसके अलावा भारत आंतरिक एवं बाह्य दोनों क्षेत्रों के निर्माण का खर्च वहन कर रहा था। अर्थात क्या कर रहा था भारत में जो डोमेस्टिक, ठीक है, जो क्या था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी उसका, और बाहर जो भी निर्माण होता था भारत के लिए, ठीक है, तो वो किसके? औपनिवेशिक शासनकाल के अंतर्गत होता था। ठीक है, तो उस सबका खर्च भारत से ही वहन कराया जा रहा था। इसके अलावा ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में धन लगाने वाले विदेशी थे, ना कि भारतीय। सीधी बात है भाई, कोई विदेश से आकर के हमारे देश में धन लगाएगा तो जाहिर है वो कमा कर भी कहाँ जाएगा? अपने देश वापस जाएगा और वहीं अपने देश के विकास में लगाएगा। तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में धन लगाने वाले विदेशी थे, इसीलिए वे भारत से जो भी कमाते थे उसे भारत में किसी भी रूप में खर्च नहीं करते थे, वो अपने देश में जाकर के खर्च करते थे ताकि उनके देश का क्या हो सके? आर्थिक विकास हो सके। इसके अलावा भारत द्वारा मुक्त व्यापार को खोलने से अधिक लाभ हुआ। देखिए, हमारी जो नीति थी, विदेश नीति, वो औपनिवेशिक शासनकाल के अंतर्गत थी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उन्होंने क्या किया? भारत का जो व्यापार था, ट्रेड था, उसको क्या कर दिया? फ्री, ओपन ट्रेड कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ? भारत के जो डोमेस्टिक मार्केट था वो खत्म हो गया। ठीक है ना, घरेलू जो बाजार था उसको जो प्रोटेक्शन, संरक्षण मिलना चाहिए था, ठीक है, किसी सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा, वो प्राप्त नहीं हुआ। और क्या हुआ? जो विदेशी जो कंपनियां थीं वो क्या हुई? भारत में धड़ाधड़ आती चली गई, जिसके कारण भी क्या हुआ? भारत में जो आर्थिक दोहन है वो संभव हो पाया। तो ये भी एक आर्थिक दोहन का कारण। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि इसकी व्याख्या की, आर्थिक दोहन के सिद्धांत की, और इसके कारणों पर हम लोगों ने चर्चा की। 100 शब्दों में इसका उत्तर देना है तो ज़्यादा हमको बहुत ज़्यादा विस्तृत और व्याख्यात्मक रूप में नहीं लिखना है, हम लोगों को टू द पॉइंट लिखना है। ठीक है, यदि आप प्रश्न देखेंगे तो आपको केवल प्रश्न देखना है और आपको कहीं भी इसका विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है। आर्थिक दोहन का सिद्धांत क्या है आपको वो बताना है सीधा। ठीक है, थोड़ा बैकग्राउंड दे सकते हैं कि दादा भाई नेहरू जी ने इसके बारे में सबसे पहले अपनी पुस्तक में बताया था। ये सिद्धांत क्या है उसकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, कुछ तत्व अगर आपको याद है, आधार याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो सीधे कारण बता करके आप इस प्रश्न को क्या कर सकते हैं? ठीक है, कंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, कुंवर सिंह पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए, कुंवर सिंह की नाम जब हम लेते हैं तो कुंवर सिंह जो है वो 1857 की जो क्रांति थी उसमें उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये जगदीशपुर से बिलोंग करते थे, जो उस समय बिहार के अंतर्गत एक क्षेत्र आता था। ठीक है, तो कुंवर सिंह का पूरा नाम बाबू वीर कुंवर सिंह था। वह जगदीशपुर के परमार राजपूतों के उज्जैनिया वंश के महाराजा जमींदार परिवार से संबंधित थे और इन्होंने 80 वर्ष की उम्र में, 80 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया था? अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बिहार में आंदोलन का नेतृत्व किया था। इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया एवं अंग्रेजों को अंत तक परेशान किया। ठीक है, कुंवर सिंह गुरिल्ला युद्ध पद्धति के कुशल योद्धा थे तथा अंत तक उन्होंने अंग्रेजों को दुविधा में रखा। अर्थात गुरिल्ला युद्ध पद्धति के कारण अंग्रेज क्या थे? उनसे डरते भी थे और उन्होंने उसको पलट करके रख दिया था। इनकी मृत्यु 1858 में जो है वो हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं बिरसा मुंडा आंदोलन के बारे में। तो इसमें पूछा गया है, अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा आंदोलन का एक संक्षिप्त विवरण दीजिए। अब देखिए, बिरसा मुंडा हम सभी को पता है, ठीक है, ये जनजातियों के क्या माने जाते हैं? भगवान माने जाते हैं। ठीक है, जो मुंडा जनजाति है उनके भगवान जो माने जाते हैं। अब बिरसा मुंडा कहाँ से बिलोंग करते थे? तो बिरसा मुंडा जो है वो छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत जो विभिन्न जनजातियाँ आती हैं उनमें मुंडा जनजाति भी पाई जाती थी, जो कि उसी के अंतर्गत कौन आते थे? बिरसा मुंडा आते थे। ठीक है, ये बिहार में चलाया गया संगठित एवं व्यापक जनजातीय आंदोलन था जिसे बिरसा मुंडा आंदोलन कहा गया। ठीक है, कारण क्या थे? तो कारण ये थे कि इनकी संस्कृति पर अन्य संस्कृतियों का प्रभाव पड़ना। देखिए, क्या था कि उस समय जो जनजातियाँ थीं उनको जो ईसाई मिशनरियाँ थीं, ठीक है, उनके द्वारा क्या किया जाता था? प्रलोभन दिए जाते थे, उनको ईसाई धर्म में परिवर्तन कराने का प्रयास किया जाता था। इसके अलावा जो हिंदू संगठन भी थे उस समय के, वो भी क्या करते थे? जनजातियों को चाहते थे कि वो ईसाई धर्म ना अपना कर क्या करें? हिंदू धर्म में जो है वो शामिल हो जाएं। तो जो इनकी संस्कृति थी हिंदू धर्म की और जो ईसाई धर्म थी, उनका प्रभाव जो है वो इनकी संस्कृति पर पड़ने लगा था। दूसरा, जमींदारों और स्थानीय राजाओं का शोषण चक्र, अर्थात जो जनजातियां थी, ठीक है, उन जनजातियों के ऊपर किसका? ये सब राजाओं, जो स्थानीय जमींदार होते थे और उस समय के जो स्थानीय राजा होते थे, उनके जाल में, शोषण जो जाल होते थे उसमें चक्र में फंस जाते
जाते थे। जैसे इसके कारण क्या होता था, वो ऋण ले लेते थे, ऋण जाल में फंसने के कारण उस पर ऊंचे ब्याज होते थे, ब्याज नहीं चुका पाते थे तो उनकी जो जमीन होती थी, ठीक है, वो क्या करते थे, उनको हड़पा जाता था। तो वही आगे आएगा कि करों का बढ़ता बोझ एवं जमीन को हड़पा जाना, ठीक है भाई, उसमें ऋण जाल में फंस गए, ऋण जाल के कारण, ठीक है, इनके ऊपर बड़े बड़े टैक्स लगाए जाते थे, टैक्स नहीं पे कर पाते तो ये ऋण लेते थे, ऋण पे नहीं कर पा रहे हैं तो फिर इनका क्या होता था, जमीन जो है वो इनके द्वारा हड़प ली जाती थी। जब ये न्याय पाने के लिए न्यायालय जाते थे तो वहां से भी इनको कोई उचित न्याय नहीं मिलता था, तो न्याय व्यवस्था से भी इन्हें उचित न्याय नहीं मिलना, ये भी एक कारण था, ठीक है, बिरसा मुंडा आंदोलन का। इसके अलावा जो हिंदू मित्र, जो लोग इनको आकर के, ठीक है, अपने हिंदू धर्म के नियम परंपराएं अपनाने के लिए कहते थे, या फिर जो ईसाई मिशनरियां आकर के कहती थी, तो जब इनके ऊपर संकट आया इस प्रकार का, तो मुंडा जनजाति के ऊपर, तो किसी ने भी इनका सहयोग नहीं किया, सभी ने अपने हाथ खड़े कर लिए, ठीक है। और जिनके लिए उन्होंने अपने पारंपरिक नियमों को भी त्याग दिया था, उन हिंदू मित्रों और ईसाई मिशनरियों से सहयोग ना मिलना, जिनके कारण अपने पारंपरिक नियमों को त्यागा था, तो ये कारण हो गए, ठीक है। बिरसा मुंडा जो आंदोलन है उसके प्रमुख कारण हो गए। अब इसका उद्देश्य क्या था, जब ये आंदोलन प्रारंभ हुआ तो इसका उद्देश्य क्या था, ठीक है, तो अंग्रेज सरकार का दमन इनका उद्देश्य था। इसके अलावा आर्थिक उद्देश्य था दिक्कू जमींदारों द्वारा हड़पी गई आदिवासियों की करमुक्त भूमि। तो दिक्कू जो जमींदार थे वो गैर आदिवासी जो जमींदार होते थे, ठीक है, उनकी बात की गई है। तो गैर आदिवासी, गैर जनजातीय जो जमींदार थे उनको दिक्कू जमींदार इनके द्वारा कहा जाता था, ठीक है। तो उनके द्वारा जो आदिवासियों की जमीनें हड़पी गई थी, ठीक है, तो उनसे वो आदिवासियों की कर मुक्त भूमि वापस प्राप्त करना। इसके अलावा उस क्षेत्र में, छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में क्या करना था, स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना करनी थी, ठीक है। हम लोगों को पता है इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा जी के द्वारा किया गया था, और परिणाम क्या हुआ, बिरसा मुंडा आंदोलन एक सफल आंदोलन कहा जाता है, जिसने अंग्रेज सरकार का जनजातियों के प्रति रवैया बदला तथा जनजातियों में आत्मसम्मान, अधिकारों आदि के प्रति जागरूकता पैदा की। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि कारण हम लोगों ने बताया क्या था, ठीक है, क्षेत्र क्या था इस आंदोलन का, इसका परिणाम क्या हुआ और इसके उद्देश्य क्या क्या थे। अब अगला प्रश्न देखते हैं, रामकृष्ण मिशन के सामाजिक तथा शैक्षणिक योगदानों का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो ठीक है, तो इसका उत्तर हम भी टू दी पॉइंट देंगे। भाई, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 ईस्वी में की गई थी। इसका सामाजिक तथा शैक्षणिक योगदान इस प्रकार है। सबसे पहले हम सामाजिक योगदान की बात करेंगे, जैसे कि गरीबों की सहायता करना, ठीक है, महिलाओं की स्थिति में सुधार करना, अंधविश्वास एवं छुआछूत के विरुद्ध लड़ना, हिंदू धर्म एवं संस्कृति की श्रेष्ठता को स्थापित करना, स्वास्थ्य, शिक्षा, आपदा प्रबंधन आदि के लिए क्या करते थे, कार्य करते थे। मान लीजिए कहीं पर कोई आपदा आ जाती थी, बाढ़ आ जाती थी, ठीक है, कहीं पर जो है वो भूकंप आ जाता था, तो उस प्रकार के राहत कार्यों में भी क्या करते थे, सहयोग प्रदान करते थे। इसके अलावा शैक्षणिक जो है वो योगदानों की बात करते हैं, तो इसमें विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं के द्वारा ये संपूर्ण विश्व में आध्यात्मिक शिक्षा का क्या करते हैं, प्रसार करते हैं। इसके अलावा इनकी शिक्षा होती है वो वेदों पर आधारित होती है, जो व्यक्ति का कैसा आध्यात्मिक और नैतिक विकास सुनिश्चित करती है, ठीक है। इसके अलावा ये अपनी शिक्षा के माध्यम से लोगों में मानवीय मूल्यों का क्या करते हैं, विकास करते हैं। तो मानवीय मूल्यों से परिपूर्ण शिक्षा पद्धति पर आधारित है, जो व्यक्ति के बौद्धिक व नैतिक विकास को सुनिश्चित करती है। तो ये इसका टू द पॉइंट आंसर देने का प्रयास हम लोगों ने किया है कि भाई सामाजिक तथा शैक्षणिक योगदान रामकृष्ण मिशन के जो है वो यहां पर हमने बताए हैं, ठीक है। इसके बाद हमको शब्द सीमा का ध्यान, बार बार मैं बोल रहा हूं, शब्द सीमा का ध्यान रखना है, 100 शब्दों में उत्तर देना है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थलों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अब देखिए, जब मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थलों की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में केवल 3 जो स्थल हैं जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। वो कौन कौन से हैं, वो हैं सांची, खजुराहो और भीमबेटका। तो एक एक करके देखते हैं। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 3 विश्व धरोहर स्थल हैं जो इस प्रकार हैं। सांची जो कि 1989 में शामिल किया गया था, भीमबेटका इसको 2003 में शामिल किया गया था और खजुराहो 1986 में। तीनों के बारे में हमको थोड़ा थोड़ा जो जानकारी यहाँ पर देनी है। तो खजुराहो की बात करते हैं। खजुराहो कहाँ पर स्थित है, खजुराहो छतरपुर जिले में, वर्तमान छतरपुर जिले में स्थित है, ठीक है। यहाँ पर नागर शैली में निर्मित 85 मंदिरों का क्या एक समूह है, एक ग्रुप है पूरा मंदिरों का, ठीक है, जो कि काफी बड़े एरिया में फैला हुआ है। वर्तमान में 25 ही सही अवस्था में, अर्थात 85 में से जो 25 मंदिर हैं वो ही ठीक ठाक अवस्था में है, बाकी सब कैसे हो चुके हैं, जर्जर हो चुके हैं, जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं, ठीक है। इनका निर्माण चंदेल जो शासक थे, चंदेल जो राजा थे, ठीक है, कालिंजर महोबा वाले, उनके द्वारा 950 से 1050 ईस्वी के मध्य कराया गया था। प्रमुख मंदिर कौन से थे, कंदरिया महादेव मंदिर जो कि सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है यहाँ पर, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी नंदी प्रतिमा स्थापित है इस मंदिर में। इसके अलावा 64 योगिनी मंदिर, ठीक है, ये तांत्रिक जो क्रियाओं के लिए फेमस था, 64 योगिनी मंदिर। इसके अलावा चित्रगुप्त मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, इसके अलावा जिन्नाथ, बैद्यनाथ, आदिनाथ आदि मंदिर भी यहाँ पर विद्यमान है, ठीक है। अब इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, यहाँ पर जो मंदिर है, ठीक है, वो मंदिर तो है, लेकिन उन सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, उन मंदिर की दीवारों पर जो नक्काशी की गई है, जो मूर्तियां बनाई गई हैं वो है। अब वो मूर्तियां किससे प्रभावित हैं, वो बौद्ध धर्म की जो वज्रयान शाखा थी, ठीक है, जिसको तांत्रिक शाखा कहा जाता है, ठीक है, तो उसके प्रभाव के कारण आकर के वो कैसी हो गई, अत्यंत अश्लील प्रतीत होती हैं। लेकिन उसकी विशेषता जो है वो शब्दों में कही जाए तो इन मूर्तियों में सजीव मैथुन, काम और रति क्रियाएं
देखने को मिलती हैं, जो कि सांसारिक निष्कपटता तथा स्वच्छंद एवं उन्मुक्त प्रेम का क्या मानी जाती, प्रतीक मानी जाती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सांची की। सांची को कब शामिल किया गया था, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, ठीक है। तो इसका जो स्थान है वो कहाँ पर है, रायसेन। सांची कहाँ पर स्थित है, रायसेन जिले में स्थित है, जो कि भोपाल से 46 किलोमीटर दूर है। यह एक बौद्ध स्मारक है जो कि अपने विशाल स्तूपों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, ठीक है। इसका निर्माण मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया था, सांची के जो स्तूप थे, और यह बौद्ध धर्म का पवित्र जो है तीर्थ स्थल माना जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो भगवान बुद्ध के जो शिष्य थे सारिपुत्र एवं महामोदग्लायन, तो उनके जो है वो अस्थि अवशेष यहाँ पर सुरक्षित रखे गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं भीमबेटका। भीमबेटका कहां पर स्थित है, ये ओबेदुल्लागंज, ये भी रायसेन जिले में स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश में आता है, ठीक है। यहां पर 500 से अधिक प्राग ऐतिहासिक जो कालीन जो गुफाएं एवं भित्ति चित्र जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। अर्थात यहां पर एक काफी बड़ा जो है वो विस्तृत गुफाओं का समूह पाया गया है, काफी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। जो कि जो प्राचीन जो मानव था, जहां पर निवास करता था, जो मानव समूह था, और उन्होंने क्या किया, इन गुफाओं की जो दीवारें हैं वहाँ पर काफ़ी अच्छी जो है भित्ति चित्र कलाकारी की है, जिनको संग्रहित करके रखा गया है, जो कि विश्व के सबसे बड़े जो है वो भित्ति चित्र माने जाते हैं। यह स्थल मानव के स्थायी रूप से निवास करने एवं आखेटक व शिकारी मानव से सांस्कृतिक मानव बनने का जो इसकी प्रक्रिया है, उसके उद्भव को क्या करता है, दर्शाता है। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं हमारे अगले प्रश्न पर, जगनिक के साहित्यिक स्रोतों पर, जगनिक के साहित्यिक योगदानों पर प्रकाश डालिए। अब देखिए, जगनिक के साहित्यिक योगदान की जब हम बात करते हैं, जगनिक कहाँ पर थे, जगनिक थे कालिंजर के जो चंदेल राजा थे, परमाल परमर्दी देव, उनके यहाँ पर ये भाट थे, अर्थात दरबारी कवि के रूप में विद्यमान थे। इन्होंने क्या किया, परमर्दी देव के दरबार में दो महान वीर थे, आला और ऊदल, जो कि पृथ्वीराज चौहान के साथ जब राजा परमर्दी देव का युद्ध होता है तो उसमें ये दोनों वीर गति को प्राप्त होते हैं। ये दोनों बहुत ही मतलब भीषण युद्ध इन्होंने किया था, किसके साथ, पृथ्वीराज चौहान के साथ, और रणभूमि में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हुए ये क्या होते हैं, वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने वही किया है, इन्होंने क्या किया, जगनिक ने आला और ऊदल को नायक के रूप में मानकर आलाखंड नामक ग्रंथ की रचना की थी। यह उत्तर भारत में स्थानीय भाषा में काफी प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। यह आला व ऊदल की वीरता, उनके साहस का चित्रण करता है, ठीक है। जगनिक ने क्या किया, युद्ध का सजीव वर्णन शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत किया है एवं उत्तर भारत के लोगों को इसके माध्यम से प्रेरणा स्रोत वो माने जाते हैं। तो इस प्रकार आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग इसी के 15 नंबर वाले जो प्रश्न 300 वर्ड वाले वो लेकर के आएंगे। जय हिंद, जय भारत।